बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हालात में चलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे डिजिटल चैनल डिस्ट्रीम पे, जहां पर बिजनेसेस और स्टार्टअप रिलेटेड बातें करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी कंपनी के ऊपर केस स्टडी लाया हूं जिसका प्रोडक्ट इंडिया के लगभग हर घर में एक बार नहीं कई बार उपयोग किया जा चुका है। भले ही आप उस कंपनी से अवगत नहीं होंगे, लेकिन आप उस कंपनी के प्रोडक्ट की परिभाषा आप खुद दे सकते हो। उस कंपनी का नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। मुझे पता है आप में से कई लोग होंगे जो इसका नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन इसके प्रोडक्ट के बारे में आप सभी अच्छे से जानते होंगे। इसके प्रोडक्ट के नाम मैं बताऊं आपको तो वो है फेविकॉल, फेविक्विक, एमसील, डॉक्टर फिक्सिट। तो ये सब इस कंपनी के मेजर प्रोडक्ट्स हैं। वैसे आज अगर मैं बात करूं कि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की पोर्टफोलियो की, तो इनके पास 1250 से ज्यादा प्रोडक्ट्स इनके लिस्ट में है, जो कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं 70 अलग अलग देशों में ये एक्सपैंड कर चुके हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको इससे काफी सारे इंसाइटफुल लेसन्स मिलने वाले हैं इनके मार्केटिंग स्ट्रेटजी से, और काफी ये स्टोरी इंस्पिरेशनल भी होने वाली है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जो कि आज इंडिया में लगभग 70% से ज्यादा मार्केट कैटर कर रहा है अपने एडेसिव और सीलेंट्स प्रोडक्ट से, जिनके फाउंडर है बलवंत राय पारेख जी, जिनका पूरा नाम बलवंत राय कल्याण जी पारेख है, जिनको हम सभी आज इंडिया के फेविकॉल मैन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनकी लाइफ जर्नी के बारे में कि कैसे इनकी लाइफ जर्नी रही, कैसे इनको ये आइडिया आता है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का, और आज सेक्टर में मार्केट लीडर के रूप में बने हुए हैं और काफी टाइम से बने हुए हैं। बलवंत राय पारेख जी का जन्म दोस्तों भावनगर डिस्ट्रिक्ट में एक महुआ नाम के कस्बे में गुजरात के अंदर होता है, और अपनी बेसिक स्टडीज वो महुआ में ही कंप्लीट करके लॉ की डिग्री लेते हैं गवर्नमेंट लॉ ऑफ कॉलेज मुंबई से। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको कि उनको बचपन से ही कभी पढ़ाई करने का शौक नहीं रहा है, क्योंकि वो शुरुआत से ही बिजनेसमैन बनना चाहते थे, क्योंकि बेसिकली वो गुजरात से बिलोंग करते थे, और हम सभी जानते हैं कि गुजरात हो या मरवाड़ी, सबके नस नस में बिजनेस हमेशा से ही रहता है। तो इस तरह से उनको भी हमेशा से बिजनेस का कीड़ा रहता था, और उनके स्टडीज के दौरान ही उनकी शादी कर दी गई थी एक कांता बहन की नाम की महिला से, और उनके पढ़ाई में मन ना लगने के कारण ही उन्होंने कभी लॉ की प्रैक्टिस भी नहीं की। फिर वो सोचते हैं कि कैसे बिजनेस किया जाए, तो उसको लगता है कि बिजनेस के पहले मुझे कहीं जॉब करना होगा या कहीं कुछ सीखना होगा। तो इसीलिए वो फिर एक कंपनी ज्वाइन करते हैं जहाँ पे डाइंग का काम होता है वो करते हैं, और वो एक प्रिंटिंग प्रेस की कंपनी होती है। और कुछ समय वहां पे काम करने के बाद वो उस कंपनी को छोड़कर एक वुड की टिम्बर की कंपनी होती है, लकड़ी की बेसिकली, जहाँ पे वो एज अ पियोन काम करते हैं। और मैं बता दूं आपको, उस समय उनके पास इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि वो कहीं फ्लैट लेके घर पे रह सके, और इसीलिए वहां की जो वेयर हाउस होती थी, टिम्बर जो कंपनी थी, उस वेयर हाउस में वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे। और फिर वहीं से उनको आइडिया आता है कि कैसे कुछ बिजनेस किया जाए, कुछ सीखते हैं, और उसके बाद वो ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जहां से वो वेस्टर्न कंट्रीज से साइकिल वगैरह मंगाते हैं, सुपारी वगैरह और भी जो नट्स होते थे वहां से मंगा करके अपने यहाँ इंपोर्ट करते थे। और इसी इंपोर्ट से उनके पास जब कुछ पैसा आया, तब उन्होंने एक मुंबई में फ्लैट लिया, सियोन मुंबई में, और वहां पे वो अपनी पत्नी और अपने भाई सुशील के साथ शिफ्ट हुए। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि उनका बिजनेस का जो जर्नी है वो इसी ट्रेडिंग से स्टार्ट हुआ। अब हम बात कर लेते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में, इसका हिस्ट्री कैसे क्रिएट हुआ। तो मैं बता दूं दोस्तों, बलवंत राय जी शुरुआत से ही हमेशा साधारण और सच्चे इंसान रहे हैं, और उनका ऑरा ऐसा क्रिएट होता है कि वो किसी भी इंसान से जब एक बार मिल लेते हैं तो वो इंसान बलवंत राय जी को कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि बलवंत राय जी का जो नेचर होता है वो ऐसा होता है कि वो हमेशा दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी समझकर उसे हल करने की कोशिश करते हैं, और हमेशा दूसरों के चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा कौन ही भूलना चाहेगा, और यही जो नेचर है दोस्तों उनकी कंपनी को भी काफी प्रॉफिट पहुंचाया। और साल 1954 में वो अपने ट्रेडिंग बिजनेस को और एक्सपैंड करके मैन्युफैक्चरिंग में बदलते हैं, जहां पे उनका नाम रखा जाता है पारेख डाई कैम इंडस्ट्रीज, और उसके अंदर दोस्तों डाइंग का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, और साथ ही साथ वो केमिकल इंडस्ट्रीज में भी आते हैं, और उनकी भी वहां पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि वो हमेशा दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगे रहते हैं, तो उन्होंने देखा कि जो उनके पास जो कारपेंटर्स काम करते हैं उनको जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो लकड़ी को जो साटने में होती है, कि लकड़ी सटे कैसे। तो लकड़ी को साटने के लिए जो उस समय फैट एडेसिव का उपयोग किया जाता था, जिससे कारपेंटर्स को काफी ज्यादा झंझटों का सामना करना पड़ता था। जैसे कि मैं बताऊं आपको, तो उसमें उसको साटने में, उसको बॉयल करने में, उसको सुखाने में, और सुखाने के टाइम या फिर बॉयल करने के टाइम उसमें से जो बदबू निकलती थी, जो स्मेल आता था, वो इतनी खराब होती थी कि वहां लोग कारपेंटर्स रहते नहीं थे, काफी दूर जाके रहते थे, और वो अनहाइजीनिक भी बहुत ज्यादा होता था, जिससे उनका टाइम भी बहुत ज्यादा खपत होता था, और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी में भी काफी लो आ जाता था। और इस सब सारी जो मुश्किलें आती थी, तो वो बलवंत राय जी ने देखी और इसी को सॉल्व करने की कोशिश करी।
और तभी जो है उन्होंने फेविकॉल का निर्माण किया। और फेविकॉल का निर्माण करने के बाद ही साल 1969 में उन्होंने पारेख डाई केमिकल इंडस्ट्रीज का नाम बदलकर पीडिलाइट इंडस्ट्रीज कर दिया। अब हम चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं इनके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर, क्योंकि प्रोडक्ट तो बन गया जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट था एक्चुअली। अब इनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है इस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने के लिए। तो सबसे पहले जिन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई दोस्तों वो था कारपेंटर के ऊपर, क्योंकि ये समझ चुके थे कि अगर इस प्रोडक्ट को मार्केट में फैलाना है तो क्योंकि जो सेक्टर है कंस्ट्रक्शन का उसमें जो अहम रोल है वो कारपेंटर्स का ही है, या फिर जो कंस्ट्रक्शन जो बिल्डर्स होते हैं उनका है, क्योंकि वही सजेस्ट करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट यूज करो। क्योंकि आपने भी देखा होगा अगर कोई भी लेबर या फिर मिस्त्रीज वगैरह होते हैं तो आपके यहाँ काम करते हैं तो वो जो आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं कि ये कंपनी का यूज करो तो आप वही यूज करते हो। ज्यादातर केस में यही होता है। तो इन्होंने वहीं पे एक आइडेंटिफाई किया कि कारपेंटर्स को ही पकड़ते हैं और उन्हीं को लोगों को इनका बेनिफिट समझाते हैं, और वही उन्होंने किया, समझाया कि ये आप प्रोडक्ट लो और इससे डायरेक्ट गम चिपक जाएगा एक बार में, और इसमें स्मेल भी नहीं आता है, और ये आपकी टाइम सेविंग भी करेगा और कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी निकाल सकते हो अपनी। तो ये सारे फायदे कारपेंटर्स को भी समझ में आए और उन्होंने इस्तेमाल किया। तो आप यकीन नहीं मानेंगे सारे के सारे कारपेंटर्स ने हमारी भरी इनके फैसले में और इनके प्रोडक्ट्स में। और इस तरह से पीडिलाइट इंडस्ट्रीज की जो मेन प्रोडक्ट फेविकॉल थी सारे कारपेंटर्स के कंधों पे रख के अपनी फेविकॉल से ऐसे लोगों को चिपकाया कि आज मार्केट लीडर बने हुए अपने सेक्टर में ही। और इसी से इनका जो पहला मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनता है वो है डायरेक्ट मार्केटिंग। अब डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे कि डायरेक्ट इन्होंने कारपेंटर्स के पास गए और आज देखा जाए तो हर लगभग घर में आपको इनका प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब उसी के साथ इनका जो दूसरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है दोस्तों वो है स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, SKU। स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हम उसे कहते हैं जैसे मान लो कि कोई भी मान लो इनका एक ब्रांड है, जैसे फेविकॉल को ही ले लेते हैं। तो सबसे पहले उनका एक ब्रांड हो गया फेविकॉल, उसके अंदर आ गया क्वांटिटी, उसके अंदर आ गया साइज, उसके अंदर आ गया प्राइस बैंड, तो इसको हम कहते हैं SKUs। तो इन्होंने वाइडली एक्सपेंड किया इसको अपने SKUs को। और आज अगर हम बात करें इनके पास टोटल SKUs की तो वो है लगभग 4500 से ज्यादा, और एक्सपोर्ट की बात करें तो ये लगभग 500 पर ईयर एक्सपोर्ट करते हैं अपने SKUs। अगली इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी निकल के आती है दोस्तों वो है वाइड प्रोडक्ट रेंज। तो जैसा कि मैंने बताया आपको और आप भी जानते होंगे कि एक ही कंपनी के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। पीडिलाइट इंडस्ट्रीज के फेविकॉल हो गया, फेविक्विक हो गया, फेविस्टिक हो गया, अर्कामाइल हो गया, डॉक्टर फिक्सिट हो गया, और भी कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। हालांकि इन्होंने सारे प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाए, क्योंकि मार्केट में उतरने के बाद आपको हर चीज की टेस्टिंग करनी पड़ती है, R&D करना पड़ता है, रिसर्च सेंटर बैठाना पड़ता है। तो उसके लिए अगर आपको कम समय में ज्यादा एफिशिएंट होना है तो कई सारे एक्विजिशंस भी करना होगा। तो इन्होंने वाइड प्रोडक्ट रेंज तो बढ़ाई ही, और साथ ही साथ अपने मार्केट लीडर बनने के लिए और काफी ज्यादा मार्केट कैटर करने के लिए इन्होंने कई सारे एक्विजिशंस भी किए। जिनमें से अगर मैं कुछ प्राइमरी एक्विजिशंस की बात करूं तो वो है एमसील, स्टील ग्रिप, रॉफ, सार्गेंट एड, कॉल्स्टर, साइक्लो, होल्ड टाइट, वुडलॉक और फैल्कोफिक्स, जो कि आज मीडियम क्लास की रेंज में देखा जाए तो फेविकॉल के बाद वही आता है, जो कि काफी ज्यादा फेमस प्रोडक्ट है। और अभी हाल ही में इन्होंने लास्ट अक्टूबर 2020 को एक एक्विजिशन की थी हमसल नाम की कंपनी का, जो कि बेसिकली एरलडाइट मेकर है। एरलडाइट जो इनके प्रोडक्ट्स आते थे हमसल कंपनी के, तो उन्होंने इसकी पूरी एक्विजिशन की थी लगभग 21,000 करोड़ देकर। तो भाई मार्केट लीडर बनना है तो सीधी सी बात है आपको सारे प्रोडक्ट्स आप खुद रिसर्च करके अप्लाई करके मार्केट में नहीं उतार सकते, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपके पास कैश फ्लो ज्यादा है तो आप सीधी कंपनी को एक्वायर कर लो और मार्केट लीडर में खुद उभर जाओ। और इन सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बियॉन्ड जाकर इन्होंने और एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि आप देख सकते हो कि फेविकॉल आज आपको इतनी सी बड़ी ट्यूब में भी मिल जाएगा और तो और इतने बड़े ड्रम में भी मिल जाएगा। मतलब कि किसी तरह का कोई भी कस्टमर छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो मीडियम रेंज का हो, लो रेंज का हो या फिर हाई रेंज का हो। भाई लो रेंज में रहेगा तो एक ना एक दिन वो हाई रेंज वाला भी जरूर खरीदेगा, और इसीलिए हर तरह के कस्टमर्स पे ध्यान देना चाहिए। जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं वो यही करते हैं, भले ही उस लो वाले में मार्जिन कम हो, लेकिन मार्केट कैटर करने के लिए आपको हर तरह की प्रोडक्ट रेंज में काम करना होगा। और यही कारण है कि आज हर चिपकाने वाली चीज फेविकॉल ही बन चुकी है मार्केट में, क्योंकि आज ये आपको छोटे से छोटे जनरल स्टोर में भी मिल जाएगी और बड़े से बड़े गोडाउन से निकलकर आपके पास पहुंच सकती है। तो आपने कभी सोचा नहीं दोस्तों कि ये हर चिपकाने वाली चीज आज फेविकॉल कैसे बन चुकी है, और हर किसी के जुबान पे ये फेविकॉल ही क्यों आता है? क्योंकि जो दुकान पे जाते हैं चिपकाने वाली चीज को गम या ग्लू या दूसरा चीज बोल के फेविकॉल ही क्यों बोलते हैं? तो इसके पीछे जो इनका सबसे बड़ा कैंपेन है वो है एडवर्टाइजिंग का, जो कि टीवी के द्वारा हम लोगों को दिखाए जाते हैं। तो आपको याद होगा, अगर मैं कुछ एडवर्टाइजमेंट्स का नाम बताऊं जैसे, तो सबसे पहले वो अंडे वाले की बात करते हैं, जो अंडा से हथौड़ी से ठोक रहा है तब भी अंडा नहीं फूट रहा है। और अगर अगली इनकी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट में बात करूं तो आपको याद होगा कि एक सुंदर कन्या होती है जो कि नदी के किनारे होती है, और नदी के उस पार जो एक नाव वाले होता है
और वो अपनी सारी कुर्सी को पीछे लटका देता है और उस कन्या को बुला लेता है, तो उसका जो कुर्सी है वो नहीं नहीं निकलता है। और हाँ, आपने वो ट्रक वाला ऐसा जरूर ही देखा होगा जिसमें मुर्गी के साथ साथ सारे लोग भी ऐसे चिपके हुए रहते हैं जैसे वो गिरते ही नहीं है। और भाई इनकी मछली वाली ऐड तो काफी बॉम्बार्डिंग हुई थी, जिनमें एक जो फिशरमैन होता है वो अपनी फिशिंग रॉड में लगा करके 4-5 जगह फेविक्विक चिपका दिया और तुरंत जो मछली फंसा के निकाल के ले गया और वो सामने वाला बंदा देखते रह जाता है। तो इस तरह से भी जो इनका मार्केट जो कैंपेन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू है वो हम लोगों के दिमाग में इतनी अच्छी तरह से बैठ चुका है कि कोई भी प्रोडक्ट की इमोशनली कनेक्ट करने के लिए काफी है। वैसे मैं अगर बात करूं तो आज ये मार्केट लीडर के रूप में जरूर उभरा हुआ है इंडिया और अदर कंट्रीज में। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इनके कई सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, जिनका अगर मैं नाम बताऊं तो वो है निरमा, डीएपी प्रोडक्ट्स, ब्रिंसा, ग्रीन क्रॉस। लेकिन फिर भी ये अपने सेक्टर में मार्केट लीडर बने हुए हैं अपने एडवर्टाइजमेंट, अपने एक्विजिशंस और अपने क्वालिटी के बेस पे। क्वालिटी का भी कम नहीं होना चाहिए, भले ही प्राइस बैंड ऊपर नीचे हो जाए। और उसके बाद तो दोस्तों इन्होंने कहीं पीछे मुड़ के देखा ही नहीं उसके बाद से, क्योंकि पिडीलाइट इंडस्ट्रीज काफी बॉम्बार्डिंग हो गई अलग अलग देश में, ना कि सिर्फ इंडिया में ही। और अगर मैं बात करूं इनके ग्रोथ की तो आप अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि मार्च क्वार्टर 2021 में जो इनका नेट प्रॉफिट रहा है वो है लगभग 306 करोड़, जो कि मार्च 2020 के क्वार्टर में लगभग 157 करोड़ था, जो कि अगर परसेंटेज की बात करें तो 94% हाई है। तो भाई धीरे धीरे तो ये मार्केट कैटर और भी करते जा रहे हैं और साथ इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। तो भाई प्रोडक्ट सॉल्विंग प्रोडक्ट के रूप में अगर आप अपना प्रोडक्ट निकालते हो तो वो हिट होने से कोई नहीं रोक सकता है। और साथ ही जब सब कुछ आप प्राइस बैंड के हिसाब से दो, क्वालिटी बेस्ट दो, तो कोई नहीं रोक सकता आपके प्रोडक्ट को हिट होने से। और इसी के साथ दोस्तों मैं बात करूं इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो वो है लगभग 1 ट्रिलियन, जिसको अगर हम INR में कन्वर्ट करें तो वो है लगभग 1,07,000 करोड़। वैसे तो काफी समय पहले ही बलवंत राय जी ने अपनी दुनिया को अलविदा कह दिया जनवरी 2013 के अंदर ही, लेकिन अभी जो कंपनी के चेयरमैन है वो इनके बेटे मधुकर पारेख जी हैं। और वैसे दोस्तों मैंने पीछे बताया आपको कि बलवंत राय पारेख जी एक अच्छे बिजनेसमैन के साथ साथ एक अच्छे ह्यूमन भी थे। तो उन्होंने कई सारी फिलैंथ्रोपी एक्टिविटीज भी की, जिसमें इन्होंने अपने एरिया महुआ के अंदर ही आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के निर्माण में भी अपनी योगदान दी थी। और अगर मैं बात करूं तो इन्होंने डोनेशन भी दिया था लगभग 20 मिलियन का भावनगर के अंदर साइंस सिटी प्रोजेक्ट में। और मैं अगर अगली इनकी फिलैंथ्रोपी एक्टिविटीज की बात करूं तो वो है बलवंत पारेख सेंटर, जो कि इन्होंने बनाया बड़ौदा गुजरात में। और ये इनकी मोस्ट ऑफ द फेमस फिलैंथ्रोपी एक्टिविटीज में से एक है, जो कि इन्हें और भी हम्बल बनाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये इनका लाइफ जर्नी और इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो कि इन्होंने अपनी बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए और मार्केट लीडर बनने के लिए यूज किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी इंसाइटफुल लगा होगा और काफी इंस्पिरेशनल भी। लेकिन आप लोग यहीं तक नहीं रुकिएगा, क्योंकि ये सब मार्केट स्ट्रेटेजी जो मैंने बताया वो आप भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने बिजनेस में, और आप भी काफी मार्केट ग्रोथ को टच कर सकते हो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि कॉम्पिटिटर्स हो या ना हो, ब्लू ओशियन हो मार्केट या फिर रेड ओशियन हो। अगर आप अच्छे से प्रोडक्ट को रिलीज करते हो और क्वालिटी बेस्ट देते हो, प्राइस बैंड भी रखते हो और वाइडली प्रोडक्ट रेंज भी रखते हो, तो आपको मार्केट लीडर बनने से या मार्केट में टॉप लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये सब जो एक्टिविटीज थी इनकी और स्ट्रेटेजीज थी ये कैसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूज करते हो। और अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आपके कलीग्स में कोई बिजनेस कर रहा है या स्टार्टअप कर रहा है तो उन्हें भी दिखाइए, ताकि वो भी अपनी इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज कर सकें। और आप अपने कमेंट और व्यूज इस केस स्टडी पे जरूर शेयर कीजिए। और आपको मेरा अगर काम पसंद आता है तो आप इसे लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।